हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का दिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम जैसा कि पीछे से करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। उसके बाद पहले क्या करेंगे, हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद फिर एमसीक्यू करेंगे। तो ये चक्कर क्या है, ऐसा क्यों है, मैंने पहले कॉन्सेप्ट और फिर एमसीक्यू क्यों, खाली एमसीक्यू क्यों नहीं? देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, और बेसिक से एडवांस जाने में समय नहीं लगता। मुश्किल होती है बेस तैयार करने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रिलेट कर पा रहे होंगे कि उनको बेसिक क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से वो एडवांस नहीं कर पा रहे यार। अब मैं आपसे आपसे एक बात बोलता हूँ, पार्टनरशिप का आपको पार्टनर नहीं पता, पार्टनरशिप कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते। तो मेरा मेरा मेन मोटिव क्या है? मेरा मेन मोटिव केवल यही है कि आप बेसिक टू एडवांस बनो। ऐसा कोई पॉइंट ना हो जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज हो और वो आपसे रह जाए। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि कैसे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। क्लियर है ये वाली बात? चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल की। इससे पहले हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। चलिए, पहला, पार्टनरशिप क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पार्टनरशिप होती क्या है? अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी दो बैट्समैन होते हैं इनिंग पर, सेम इनिंग पर, तो दिखाते हैं कि दे हैव द पार्टनरशिप ऑफ दीज रन ऑन द बॉल्स, है ना, कि इन दोनों की इतने बॉल पर, इतनी गेंदों पर इतने रन की पार्टनरशिप हुई है। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप का मतलब होता है सपोर्ट। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। सपोर्ट कैसा? जहां पर आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। क्या कर सकें? अपना अच्छा परफॉर्म कर सकें और ज्यादा क्या कर सकें? ज्यादा गेन कर सके, ज्यादा अचीव कर सके। तो ज्यादा अचीव करने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे आप क्या कर रहे हैं? आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज की? टीजीटी पीजीटी कॉमर्स। बोलो, सही है? सही है ना? तो जब आप टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सपोर्ट में कौन खड़ा है? अधिगम मंत्रा। कौन खड़ा है? अधिगम मंत्रा। हम आपको एक एक वो पॉइंट दिखा रहे हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जो उन टॉपिक से रिलेटेड है। वो सारे पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करोगे और ज्यादा अच्छा गेन अचीव कर पाओगे। तो ये कहलाती है पार्टनरशिप, जहां जो दो लोग हैं आमने और सामने वाले, वो पैरेलल है, समान है, इक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ, अपने टॉपिक के साथ। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन और फीचर्स समझ लेते हैं, क्योंकि डिफाइन करने के लिए तो नहीं आएगा, बस बेसिक एमसीक्यू पूछा जाएगा। पार्टनरशिप को किस में डिफाइन किया गया है साहब? सेक्शन 4 ऑफ विच एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया है। ठीक। मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। पहली चीज। ठीक। किस में कहा गया है? रूल 2014 रूल 10। किस में? कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के मिनिमम के बारे में बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और मैक्सिमम बताता है
इंडियन कंपनीज एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम। तो अगर यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उसको किस में मेंशन किया जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, और मैक्सिमम पार्टनर्स हैं वो किस में शो किए जाते हैं, इंडियन कंपनीज एक्ट में। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर करना जरूरी है। लीगल बिजनेस होना चाहिए और कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, किसी भी बिजनेस का बेसिक फॉर्म है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड द करेक्टरिस्टिक्स और द फीचर ऑफ द अबव गिवन स्टेटमेंट। ऊपर दी हुई जो स्टेटमेंट है, माने ये जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई आ जाएगी और आपको कुछ 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 1 2 3 4, उन 4 ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा इन चारों में से इसको सही फीचर कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बेटा जहां पर हमारी ये बात होती है इसको कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। सॉरी, क्या कहा जाता है इसको, म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है दो पार्टनर हैं ए और बी, इसने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, इसने 4 लाख रुपए लगा रखे हैं, और दोनों 5:4 में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। ये थी इंफॉर्मेशन। ठीक, कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। कौन कौन है, ए और बी। ए दिल्ली चला गया, कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, किससे मिलने, एक सप्लायर से मिलने। और ए ने इस एक्स से एक डील करी। ठीक है, अब इस डील में 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो फायदा होगा या क्या होगा, नुकसान होगा। अब ये डील कर कौन रहा है, ए कर रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो फायदे और नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा, अकेला ए या ए और बी दोनों। तो द आंसर होगा ए और बी दोनों। ये जॉइंटली क्या होंगे, साझेदार होंगे इस प्रॉफिट और लॉस के। इसी को साझेदारी कहा गया, इसी को पार्टनरशिप कहा गया कि काम बेशक ए ने करा है लेकिन उसके लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बी भी होगा। क्लियर है, तो इसी को कहा जाता है म्यूचुअल एजेंसी। एंड आई होप इसका मतलब आपको समझ आ गया है। क्लियर है, मतलब मैंने कोई काम किया तो उससे अगर फायदा होगा तो भी आप उसमें शामिल होंगे, और अगर आपको नुकसान होगा तो भी उसमें आप शामिल होंगे। जैसे क्लासरूम में ग्रुप होता था फ्रेंड्स का, तो अब कोई भी करे गाज उसी ही ग्रुप पर गिरनी है, और अगर वो ग्रुप का कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर दे तो उसका एप्रिसिएशन भी उसी ही ग्रुप को मिलता था, है ना। तो इसका मतलब क्या, दे आर म्यूचुअल फ्रेंड, दे आर म्यूचुअल फ्रेंड, दे हैव द कॉमन थिंग्स, दे हैव द कॉमन थिंग्स। कॉमन थिंग क्या है, वो दोनों क्या है, पार्टनर हैं एक फर्म में। क्लियर है, चलिए इसके बाद क्या कह रहा है साहब, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल। यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो फर्म का रजिस्ट्रेशन है वो कैसा है, ऑप्शनल है। कैसा है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, ऐच्छिक। यहां से भी सीधा क्वेश्चन बनता है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्होंने अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखे हैं तो आप देखेंगे, वरना मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा आप देखना, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं। इन सच केस कैन नॉट फाइल एनी सूट इन विच द क्लेम वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹100। इसका क्या मतलब है सर, देखिए पार्टनर साझेदारी का जो नामांकन है वो कराना आपके इच्छा के ऊपर करता है। आप चाहें तो करा सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं करा सकते, लेकिन फिर भी करा लेना चाहिए। अगर असर नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान तो होता होगा कुछ, या नहीं होता है, हाँ होता है। आप कोर्ट में 100 रुपए से ज्यादा की रकम का केस फाइल नहीं कर सकते, 100 का ही क्या कर लोगे। तो बेटर है अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराया जाए। अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका पैसा मरता है या कोई दिक्कत आती है तो आप सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट है। चलिए आ जाइए,
हाँ, कानून के अनुरूप आवश्यक नहीं है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है तो आप सॉरी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कुछ नहीं होगा तो आप मत कराइए। क्लियर है? पार्टनरशिप फर्म इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विच हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी, निम्न में से किसी एक को छाटिए जिनके अलग अस्तित्व अवधारणा नहीं होती है ना? बिजनेस एंटिटी का अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? एक तो आपका साझेदारी होगा, एक संयुक्त पूंजी कंपनी होगा, और एक आपका होगा एकल व्यवसाय या ऑल ऑफ द अबव। सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, और एक होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा करेक्ट आंसर जो होगा वो ना जॉइंट स्टॉक कंपनी होगा। इसका मतलब क्या है? केवल जॉइंट स्टॉक कंपनी ही ऐसी हैं जिनकी फर्म है ना बिजनेस और ऑनर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर है? बाकी में एक ही माना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? जॉइंट भी हो सकती है और सेवरल भी हो सकती है और बोथ भी हो सकती है। मतलब तीनों, जैसे तीन पार्टनर हैं, 1 2 3, तो ये तीनों की इंडिविजुअल इसकी भी हो सकती है, अकेले इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है, इनकी आपस में भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है, मतलब अलग अलग ही है। क्लियर है? तो यहां से भी सीधा क्वेश्चन बनता है साहब। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज। अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि जॉइंट है, सॉरी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, तो सबको ही पता है यार अनलिमिटेड है। कुछ नया बताओ। तो नया क्या है? नया ये है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो ऑप्शनल होती है, सॉरी जॉइंट होती है। पहला ऑप्शन आएगा जॉइंट, दूसरा ऑप्शन आएगा सेवरल, तीसरा ऑप्शन आएगा जॉइंट एंड सेवरल बोथ, और चौथा ऑप्शन आएगा जॉइंट और सेवरल बोथ। तो बेटे आपको क्या लिखना है? जॉइंट एंड सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल। अगर कहीं पर लिखा आ रहा है ना जॉइंट और सेवरल, तो वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। बताइए, यहां तक क्लियर होगी बात? यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। भाई आपसे कोई डिटेल में एक्सप्लेनेशन तो पूछेगा नहीं, क्वेश्चन में क्या बनता है सीधा वो आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है ना जो आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगा। ठीक है? अनलिमिटेड का मतलब होता है दायित्व, सॉरी असीमित। देखना जरा सही लिखा है क्या? गलत लग रहा है मुझे। हिंदी में बड़ा स्यापा है, हिंदी क्या इंग्लिश भी बेकार ही है। असीमित, ठीक है? असीमित। जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे। सेवरल का मतलब, एंड का मतलब तो पता ही है ना यार, और सेवरल का मतलब होता है पृथक। तो संयुक्त और पृथक दोनों होती है ना, तो संयुक्त होती है ना पृथक होती है, दोनों होती है। चलिए, इसके बाद बात करेंगे अधिकार क्या है, राइट्स क्या है। व्यक्ति जब पार्टनरशिप के अंदर आता है तो कुछ राइट्स लेकर के आता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है? जैसे आप कक्षा में, नए कक्षा में प्रवेश के लिए जाते हैं, एडमिशन के लिए जाते हैं, तो आप कक्षा से संबंधित कुछ अधिकार ले लेते हैं। देखिए, मैंने ज़्यादातर कोशिश क्या की है कि मैक्सिमम मैंने अपना 100% दिया है। अब 100% क्या दिया है? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जो मुझे लगता है और जो मैं समझ पाता हूँ वो सारा का सारा कुछ मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता, वहाँ से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, पर यार अपने को पता होना चाहिए। ये हमारे अगर सिलेबस में है तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। आपसे पूछ के तो क्वेश्चन, हमसे पूछ के तो क्वेश्चन बनाएगा नहीं, है ना? क्वेश्चन अब जैसे एक ही मैं आपसे बोल देता हूँ, जैसे यही है, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। तो जैसा आपको पता भी होगा कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो दो तरह से होता है, या तो इक्वली होगा या रेशो में होगा, या तो इक्वली होगा या रेशो में होगा, है ना? तो ये किस सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 69।
अच्छा, किसका सेक्शन है ये ध्यान में रखना, ये आईपीए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 69, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 69 के अनुसार प्रत्येक साझेदार का अधिकार होता है अपने उसकी फर्म में कमाए गए लाभों में से हिस्सा लेना। दूसरा, व्यवसाय के संचालन में हिस्सा लेना, राइट टू टेक पार्ट, किस सेक्शन में कहा गया है? 12। कंसल्ट, क्या? कंसल्ट का अधिकार, कंसल्ट का मतलब क्या होता है? कंसल्ट का मतलब क्या होता है? परामर्श करना, है ना, परामर्श करना। इंस्पेक्ट का मतलब होता है जांचना, जांचने का अधिकार, खाते जांचने का अधिकार। किसी नए व्यक्ति को प्रवेश देने का अधिकार, राइट टू अलाउ द एडमिशन। रिटायर होने का अधिकार, क्या होने का अधिकार? रिटायर होने का अधिकार। रिटायर मतलब सेवानिवृत्त, निर्वृत्त, हाँ ये बनेगा, सेवानिवृत्त होगा। राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म और जो लोन दिया गया है उनके बीच में किसी भी तरह का कोई क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई अनुबंध नहीं हुआ है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 6% पर एनम का जो इंटरेस्ट है उसको अलाउ करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसको भी। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। अगर किसी साझेदार को किसी प्रकार की हानि होती है फर्म के कारण, तो साझेदार के पास अधिकार होता है कि वो अपनी क्षतिपूर्ति फर्म से प्राप्त कर ले। ठीक है, अगर साझेदार ने कोई फर्म को पैसा दिया और वो पैसा डूब गया, तो फर्म, तो जो साझेदार है उसके पास ये अधिकार भी होता है, अगर फर्म के पास पैसा है तो, कि वो अपनी क्षतिपूर्ति को क्या कर ले, पूरा करा ले। जैसे सपोज करो, ये मिनिमम उसमें आता है, ये क्या बोलते हैं आपका, गारंटी वाले में। जैसे सपोज करो ए बी सी, इन्होंने डी को एडमिट करा 1,50,000 के लिए और इसको मिले 1,25,000 रुपये, तो कितने की डेफिशिएंसी हो गई? 25,000 की। कितने की डेफिशिएंसी होगी? 25,000 की। तो इस पार्ट डी के पास अधिकार है कि अपनी इस डेफिशिएंसी को वो किससे पूरा कर ले? इन तीनों से पूरा कर ले। राइट टू एक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, और वो इमरजेंसी के केस में क्या कर सकता है? एज एन एक्ट भी काम कर सकता है, मतलब अपनी प्रक्रियाएं कर सकता है, अपनी क्रियाएं कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज करो इमरजेंसी है और पार्टनर्स को आपस में डिस्कशन करना है, लेकिन पार्टनर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो अकेले ही है, तो इमरजेंसी का केस है, तो वो अपने पर निर्णय ले सकता है। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। डीड का मतलब क्या होता है? संलेख, साझेदारी संलेख। तो यहां से सीधा क्वेश्चन बना है, किस एक्ट में कहा गया है स्टाम्प ड्यूटी लगती है? कौन से? इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि ये ऑप्शनल होता है। कैसा होता है? ये ऐच्छिक होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई, और ऐच्छिक तो होता ही होता है, और इसके अलावा ओरल होता है, मौखिक, लिखित होता है, या दोनों प्रकार से भी हो सकता है ना। और दूसरा क्या है? ऐच्छिक होता है। व्यक्ति चाहे तो ओरली, जैसे मैंने आपसे वादा कर दिया कुछ, ओरली है, इसकी कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, मैं मुकर भी सकता हूं। लिखित में कोई वादा किया गया तो वह एक प्रूफ की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्रूफ की तरह, कि साहब आपने लिखित में कहा है। और कुछ बातें ओरली हो जाती हैं और कुछ बातें लिखित में हो जाती हैं। क्लियर है? तो अगर लिखित है तो आपको उसे क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, और उस पर स्टाम्प लगेगी एज पर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा यहां से, स्टाम्प एक्ट किस ईयर में दिया गया? तो 1899।
अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, देखो जो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता होगा कि सर मतलब मैं जो करा रहा हूँ वो केवल पॉइंट टू पॉइंट लेकर के चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जो नए हैं उन्हें दिख भी रहा होगा और वो समझ भी पा रहे होंगे कि भाई बहुत सारा लेंदी भी नहीं है कि ये भी वो भी, और बहुत डिटेल्ड में भी है, लेकिन सारे पॉइंट एक जगह पर है। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, यहाँ से भी पढ़ो वहाँ से भी पढ़ो, वहाँ से भी जाओ फिर भी ये रह गया, कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर साहब टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, शर्तें। क्या होती हैं इसमें? शर्तें। दैट गवर्न्स द पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप डीड को क्या करती हैं? गवर्न करती हैं, उन्हें बांधती हैं। ठीक है। इट हेल्प्स सेटल द डिस्प्यूट एंड एक्ट एज एविडेंस इन द ए और बी, इनके बीच में ओरल एग्रीमेंट है, दोनों ने डिसाइड करा 5-3 में प्रॉफिट शेयर करेंगे, बी नाराज हो गया, मैं 5-3 नहीं लूंगा, हम 3-5 लेंगे। अब ए नाराज हो गया कि हम क्यों लेंगे, दोनों आपस में लड़ने लगे, मामला पहुंचा कोर्ट, कोर्ट ने बी को सुना, कोर्ट ने ए को सुना। कोर्ट ने कहा आप दोनों के बीच में अनुबंध हुआ था, बी तपाक से बोला जी हुआ था। कोर्ट ने तुरंत पूछा काउंटर क्वेश्चन, क्या आपके पास उसकी प्रति है, कॉपी है उसकी? तो बी चुप, साइलेंट, बिल्कुल चुप हो गया। ये बोला सर हमारे बीच अनुबंध तो हुआ था लेकिन वो केवल मौखिक रूप से हुआ था। मौखिक रूप से तो नेता भी पता नहीं कितने कितने वादे कर देते हैं, कुछ होता है नहीं होता, तो मौखिक रूप से तो कोई कुछ भी कह देता है ना। तो मौखिक रूप से कहने का कोई औचित्य नहीं है, जो जब तक आपका लिखित में नहीं है। तो वैल्यू किसकी है? लिखित की है। वैल्यू किसकी है? लिखित की है। तो कोर्ट ने कहा आपके पास लिखित में है कुछ? दोनों चुप कि नहीं साहब लिखित में तो नहीं है, केस डिसमिस। फिर टाइम वेस्ट क्यों करने आए कोर्ट का भी? तो इसका मतलब क्या है कि बी गलत है, और ये भी उन्हें इसके अकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगा, अब उन्हें मिलेगा इक्वली, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, साझेदारी अधिनियम लागू हो जाएगा, कोर्ट इसे भी क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, और इसे भी कैंसिल कर देगा। तो वो कहेगा कि आप साझेदारी में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुरूप आप वितरण कीजिए। ये एक चीज है। इट हेल्प्स टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर। सपोज करो 2 पार्टनर हैं, तो देखो हर व्यक्ति जब पार्टनर बनता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और राइट्स दोनों बता दिए जाते हैं। अब इससे कहा गया कि मार्केटिंग तुम देखोगे। मार्केटिंग कौन देखेगा? कुछ सालों के बाद इसने ये नानुकुर करने लगा कि साहब मैं मार्केटिंग नहीं देख रहा। फिर ए आया एक चिट्ठा लेकर के जिसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस ये वो फलाना ठिकाना डिमाना टिम 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 सारी चीज़ें लिखी हुई थी, किस किसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना ये कितना वो, एक एक चीज़ इन्हें बताया अभी को क्या साहब आपने वादा किया था और आपने इस पर सिग्नेचर भी किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट होती दोनों के बीच में तो वो खत्म हो गई। बी ने कहा सॉरी 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 गलती हो गई, मुझे लगा ये सी का काम था तो इसीलिए ये है, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप विल बी गवर्न एज पर प्रोविजन मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अभी तो मैंने इसमें बताया था कि जब ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ वो दोनों कोर्ट में पहुंचे तो उन्होंने कोर्ट ने खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट का समय बर्बाद ना करें, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुरूप जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुरूप अपने लाभ हानि का विभाजन करें, अन्यथा जो आपने मौखिक रूप से अनुबंध किया है उसके अनुरूप कार्य करें। तो बी का जो केस है वो पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा? खारिज कर दिया जाएगा। और किसको अप्लाई कर दिया जाएगा? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932।
और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, और आप ये भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों में से बनता है, अलग से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। साझेदारी के प्रकार, तो साझेदारी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो दो तरह से मैंने इसको क्लासिफाई कर दिया है। एक तो ड्यूरेशन, अवधि के आधार पर, और एक लाइबिलिटी माने दायित्व के आधार पर। तो अवधि के आधार पर दो तरह की होती है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और दायित्व के आधार पर दो तरह की होती है, साझेदारी, सॉरी सामान्य, सामान्य और लिमिटेड का मतलब क्या होता है, सीमित। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप इच्छा के अनुरूप। इच्छा के अनुरूप। और पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष। समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करेंगे पार्टनरशिप एट विल की। दिस कैन बी डिसॉल्व एट द डिजायर ऑफ एनी पार्टनर ऑन गिविंग नोटिस। ए और बी दो पार्टनर हैं। बी ने ए को नोटिस थमा दिया कि साहब मैं फर्म छोड़ रहा हूं, साझेदारी फर्म समाप्त। इट इज नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड और अ पर्टिकुलर वेंचर। ये किसी भी एक स्थायी समय के लिए नहीं होती है और ना ही किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए होती है। ये खुलती हैं और बंद हो जाती हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के अनुरूप। मन करा पार्टनरशिप कर ली, मन करा छोड़ दिया, पार्टनरशिप खत्म। पर्टिकुलर, विशेष का मतलब क्या होता है, ये किस प्रोजेक्ट बेस्ड पर होती हैं, या किसी स्पेसिफाइड पीरियड, जैसे 5 साल 10 साल 15 साल, या ये प्रोजेक्ट है। तो जैसे कोई सपोज कीजिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है, तो हमने किसी फर्म के साथ पार्टनरशिप करी कि ज़मीन आप लीजिए, उसमें बिल्डिंग मैं खड़ी करूंगा और दोनों मिलकर के एक मल्टीप्लेक्स बनाएंगे। तो अब हम दोनों की पार्टनरशिप हो गई। तो हमने तय किया कि हम ऐसे 100 मल्टीप्लेक्स बनाएंगे। तो जैसे ही 100 मल्टीप्लेक्स बन जाएंगे, हमारी जो साझेदारी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए, इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व एट द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड और द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, खत्म। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो उसे आगे कंटिन्यू कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसको उसी समय क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। सामान्य में क्या होता है, जो पार्टनर्स का दायित्व होता है वो कैसा होता है, असीमित होता है। ध्यान देंगे, पार्टनर का दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। दूसरा, जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, उसका प्रभाव पड़ता है किससे, किसी भी व्यक्ति के डेथ से, उसके पागल हो जाने से, उसके दिवालिया हो जाने से, या उसके रिटायर हो जाने से। सेम कहानी, दो पार्टनर हैं और बी ने फर्म छोड़ दी, तो ए अकेला तो पार्टनर रह ही नहीं सकता। किसी भी साझेदारी संगठन के लिए कम से कम 2 पार्टनर्स का होना आवश्यक है। और अगर एक व्यक्ति छोड़ देता है तो दूसरे व्यक्ति ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जर्नल पार्टनरशिप है। तो इसमें केवल आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि एक तो इसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है, उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अच्छा, मुझे आप बताइए लिमिटेड लाइबिलिटी, हालांकि आपको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी में डिफरेंस बताइए। चलिए, कमेंट, क्या करना है, कमेंट तुरंत, देर नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या है हमारा, पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या है, जो लाइबिलिटी है, एटलीस्ट 1 पार्टनर इज लिमिटेड, इसको पॉइंट आउट कर लो, सीधा क्वेश्चन बना हुआ है यहां से। लिमिटेड पार्टनरशिप में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में किसी एक साझेदार की जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। किसी एक साझेदार का, 2 साझेदारों के, सभी साझेदारों के, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी एक का, माने 10 है तो कोई एक, तो किसी एक साझेदार का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है, सीमित होता, अनलिमिटेड होता है, सॉरी गलत बोल गया, अनलिमिटेड होता है। साझेदारी में किसी एक व्यक्ति का दायित्व कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है, और बाकी का कैसा होता है, सीमित होता है।
ऐसी साझेदारी फर्मों का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, ये भी दूसरा स्टार पॉइंट है। विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी या कंपलसरी, किन साझेदारी फर्मों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम एलएलपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलएलपी। और इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं कराया जाता, इसका जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है वो कंपनीज एक्ट में कराया जाता है, ये भी ध्यान में रखें। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो होते हैं वो मैनेजमेंट में अपना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म, और उनके जो कृत्य हैं वो फर्म को भी नहीं बांध सकते। तो पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, लुएंसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स विद लिमिटेड लाइबिलिटी। तो अगर लिमिटेड लाइबिलिटी जो इसका सीमित दायित्व है, अगर उस वो रहते हैं फर्म में या नहीं रहते, उसका फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ना तो उनका मैनेजमेंट में कोई पार्टिसिपेशन होता है और ना ही वो फर्म को किसी प्रकार से बाध्य कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये वाली बात? चलिए, तो जो फर्म का संचालन होता है वो केवल और केवल कौन करता है? जिसका दायित्व असीमित है, सारे के सारे अधिकार उसी के पास होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, यहां से एक क्वेश्चन बनते ही बनता है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, जिसको वर्किंग पार्टनर भी कहते हैं। एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। एक होता है सीक्रेट पार्टनर, जिसको अननोन टू द पब्लिक से ध्यान रखेंगे इसको। नॉमिनल पार्टनर को नाम से याद रखेंगे, वो केवल नाम देता है। पार्टनर बाय स्टॉपल को इंप्रेशन से याद रखेंगे, वो इंप्रेशन स्टॉपल। और होल्डिंग आउट को आप रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर की तरह से याद रखेंगे। एक्टिव मतलब जो काम कर रहा है, स्लीपिंग जो डोरमेंट है या डोरमेंट जो सो रहा है, जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। सीक्रेट जिसको लोग नहीं जानते, सीक्रेट का मतलब क्या होता है? जिसको सब लोग नहीं जानते, केवल पार्टनर जानते हैं कि ये पार्टनर है, बाकी कोई नहीं जानता। नॉमिनल क्या होता है? नॉमिनल जो अपना नाम फर्म को दे देता है। क्या? अपना नाम फर्म को दे देता है। ठीक है, जैसे आपने कोई फर्म स्टार्ट करी, जैसे आपने कैफेटेरिया खोला और आपके कैफे में कोई यूनिकनेस है, तो जो प्रफुल्ल बिल्लोरे हैं उन्होंने आपकी फर्म को अपना नाम दे दिया कि भाई इस फर्म को क्या करता हूं मैं, इस फर्म को मैं समर्थन देता हूं। तो उन्होंने, वो आपकी फर्म में इन्वेस्ट वगैरह कुछ नहीं करने वाले, लेकिन उनका नाम लगना आपकी फर्म में काफी है। समझ में आ रहा है? जैसे किसी भी व्यक्ति, किसी भी फर्म के साथ रतन टाटा जी का नाम जुड़ जाना, या ना, या मुकेश अंबानी जी का नाम जुड़ जाना। क्लियर है ना? तो वो फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ग्रो हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो फर्म को अपना नाम तो दे देते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करते, तो उस नाम से ही वो क्या हो जाती है? एक पहचान उस फर्म को मिल जाती है, लोगों का ट्रस्ट उस पर बन जाता है। ठीक है, चलिए पार्टनर्स। अब जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे बहुत सारे, तो बहुत सारे तो प्रोडक्ट आप इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपके वो फेवरेट जो एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो उनका नाम उस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है ना? चलिए, पार्टनर्स बाय स्टॉपल का मतलब क्या होता है? गिव्स एन इंप्रेशन, माने वो ना तो आप अपना नाम दे रहा है, ना वो किसी तरह का कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ उठ बैठ रहा है। जैसे सपोज करो मैं हूं, आपने कोई फर्म खोली और मैं आपके साथ, मेरा आपके साथ उठना बैठना है। अब लोगों को, आप जहां भी जा रहे हैं मीटिंग में वगैरह में, सब में मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी फर्म में पार्टनर नहीं हूं, मैंने ना आपके में कैपिटल कंट्रीब्यूट करा, नहीं कुछ किया, लेकिन लोगों को क्या लगेगा? लोगों को ये लगेगा कि जो विकास गुप्ता है वो इस फर्म का पार्टनर है, इन्हीं का पार्टनर है, इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको कहा जाता है पार्टनर बाय स्टॉपल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट का मतलब क्या है? जैसे कोई स्टेटमेंट रिलीज कर देना। क्या? कोई स्टेटमेंट रिलीज कर देना। ठीक है, जैसे रतन टाटा जी के द्वारा अधिगम मंत्रा की तारीफ कर देना, हालांकि की नहीं है अभी, ठीक है ना, बट ख्वाहिश है, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है ना? कौन नहीं चाहता रतन टाटा जी के साथ जोड़ना? ठीक है, तो वो क्या होता है? रिप्रेजेंटेड एज पार्टनर। तो वो उनकी तारीफ तो करते हैं,
तो लोगों को लगता है कि हाँ इनका कोई ना कोई लिंक ज़रूर होगा, तो होते नहीं है वो पार्टनर उस फर्म के, लेकिन मान लिया जाता है लोगों के द्वारा। अब लोग हैं, पब्लिक है, कुछ भी मान सकती है, वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें मान लेते हैं जो दूर दूर तक नहीं होती हैं। हाँ, मजाक की बात है, पब्लिक ही है जो सब कुछ करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये वाली बात है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब कॉन्सेप्चुअली समझनी चाहिए, मेरा ये मानना है ना। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा सारे पार्टनर्स कि कौन कैसा होता है। अब आपको क्या देखना, देखिए एक्टिव पार्टनर जो होता है वो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करता है और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट शेयर करता है, प्रॉफिट लॉस शेयर करता है और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे सपोज करो मैंने किसी फर्म में 50 लाख रुपए लगा दिए और मैंने कह दिया साहब मेरे से पैसा ले लो, काम करने बस की नहीं है मेरे को, मेरा जो प्रॉफिट लॉस है वो मुझे मेरे घर तक पहुंचा देना। तो इसका मतलब क्या है, मैं स्लीपिंग पार्टनर हूँ, डोरमेंट, डोरमेंट मतलब आलसी। सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर सब कुछ करता है बस लोगों को नहीं पता होता। ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन भी करेगा, ये प्रॉफिट शेयर भी करेगा और इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रहेगी। बस ये लोगों की भीड़ से दूर रहता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के बीच में नहीं जाता। साहब मैं घर पे ऑफिस में बैठा हूँ, यहीं से अपना सारा काम ऑपरेट करूंगा, लोगों के बीच में जाना मेरे बस की नहीं है, ये वाली कहानी। नॉमिनल जो अपना नाम देते हैं, इसका मतलब वो क्या, अब कोई व्यक्ति अगर नाम दे रहा है, जैसे सपोज करो जैसे मैंने अभी बताया है ना कि आपकी फर्म है ना, आपकी फर्म को प्रफुल्ल विल्लोरे जी का जो है नाम मिल गया, ठीक है ना, या MBA चाय वाले का वाला जो है आपने, उन्होंने कहा कि आप MBA चाय वाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना, अब विद अ पार्टनरशिप विद द MBA चाय वाला एंड पार्टनरशिप विद द MBA चाय वाला। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने आपको नाम दिया है। अब बहुत सारे लोग तो केवल आपकी फर्म से इसलिए जुड़ जाएंगे क्योंकि MBA चाय वाला वहाँ से जुड़ा हुआ है ना, कोई भी फर्म ऐसी हो सकती है, ठीक है ना, या आपका कोई स्टार्टअप है ना, और रतन टाटा जी को वो स्टार्टअप का आइडिया पसंद आया, कहीं से उन्होंने देखा, और जैसे एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से उन्होंने देखा और उन्हें अच्छा लगा, वो आपसे मिले और उन्होंने कहा ठीक है आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो आपकी फर्म का नाम है उसके नीचे लिख दीजिए अन स्टार्टअप बाय द टाटा ग्रुप, तो आपको उनका नाम मिल गया। अब वो क्या है, वो केवल नाम देते हैं ताकि आप ग्रो कर सकें, उसके पीछे उनका कोई मोटिव नहीं है, ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, उन्हें आपके बिजनेस में कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, आप खुद उस चीज़ को कीजिए, ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ना वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेंगे और ना ही वो आपके लाभ और हानि में हिस्सा लेंगे, वो केवल और केवल आपको नाम देंगे। क्या करेंगे, वो केवल और केवल आपको नाम देंगे। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपल, सेम कहानी इनकी है, इनकी लायबिलिटी केवल अनलिमिटेड होती है, बाकी ये भी ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, ये केवल इंप्रेशन देते हैं। ऐसे ही होल्डिंग आउट वाला है, तो ये आप बड़े ध्यान से इन चीजों को करें। और ये मैंने आपको चार्ट दे दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ से आपको आसानी से बहुत क्लियरली आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये याद करना आपके लिए इजी भी रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ द डेफिनेशन, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से MCQ वाला, ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं MCQ वाले, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए बस, तो ये ध्यान में रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। बस ध्यान में क्या रखना है, देखिए स्लीपिंग पार्टनर उसमें पार्टिसिपेशन नहीं करता मैनेजमेंट में बस, और बाकी नॉमिनल, स्टॉपल और होल्डिंग आउट जहां पर भी हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है फर्म से। चलिए आ जाइए, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर जो 18 साल की आयु से कम का है ना, जिसकी आयु अभी तक क्या नहीं हुई है, 18 वर्ष नहीं हुई है, मतलब नाबालिग, नाबालिग, हाँ यही है नाबालिग। तो इसमें क्या क्या कंडीशन से अप्लाइड है साहब वो देखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। डज नॉट अलाउ फॉर एडमिशन,
आप इसको एडमिशन के लिए अलाउ नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब सभी पार्टनर्स अलाउ करेंगे तभी ये एडमिट हो सकता है। हालांकि ये सभी के लिए कंपलसरी है एडमिशन, किसी भी थर्ड पार्टी का एडमिशन फर्म में तभी हो सकता है जब सभी पार्टनर्स की सहमति होगी। अगर किसी एक की भी नहीं है तो वो एडमिशन नहीं होगा। ये अधिकार होता है पार्टनर्स का, इसीलिए ऊपर मैंने कहा था कि राइट ऑफ एडमिशन। जो माइनर नाबालिग होता है वो पर्सनली लायबल नहीं होता अपने एक्ट के लिए। वो केवल क्या कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, उन्हें मानना ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन अगर उसके किसी सजेशन की वजह से फर्म को कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी, नाबालिग हैजर। लेकिन उसके पास एक अधिकार होता है कि वो प्रॉफिट शेयर कर सकता है। तो क्या लॉस भी शेयर करेगा? नहीं, वो किसी भी तरह से किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल होगा? नहीं। एट एनी टाइम विद इन 6 months of his maturity or his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of partnership whichever date is later। दोबारा समझिए, किसी भी समय जब वो बालिग हो जाए उसके 6 महीने के भीतर, या उसकी नॉलेज में आने के कि उसको अब पार्टनरशिप के बेनिफिट मिलने वाले हैं, जो भी डेट बाद में आएगी, सच पर्सन में गिव पब्लिक नोटिस, ऐसे व्यक्ति को एक पब्लिक नोटिस के माध्यम से क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है और उसे फर्म का पार्टनर बना दिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको केवल पॉइंट्स ही वो दिए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको इससे एक्स्ट्रा में पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, या आपने इतनी प्रिपरेशन कर ली, अरे यार इतनी कर लो पहले, इतनी करने के बाद इसको 100% कर लो कि आपको यहां से तो कोई भी क्वेश्चन बने तो आप तुरंत जवाब दे दो। वो किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए और किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाए, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा स्टेटमेंट आ रहा है। क्वेश्चन को घुमाना एग्जामिनर का काम है ना, और उसको अटेम्प्ट करना ये हमारा काम है। आप मुझे बताइए, कमेंट कीजिए कि जैसे माइनर पार्टनर है तो माइनर पार्टनर में इतना सफिशिएंट नहीं है क्या? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये वाली एक बात हो गई। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिएगा, सेक्शन, किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है? सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये आ गया। इसका जिक्र अभी हमने ऊपर कुछ देर पहले किया था। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2 अप्रैल 2009। बहुत आसान है, 2 अप्रैल 2009। वेरी गुड। बहुत सारे लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ भी होगी। अच्छा, किस किस की डेट ऑफ बर्थ है जरा कमेंट करना। ऐसे ही कभी कभी थोड़ा स्टडी से अलग भी चीजें कर लिया करो, याद रहेगा। और आपको कुछ यूं भी, और जब आप कमेंट करोगे तो कुछ लोगों को ये भी आ जाएगा याद कि हाँ सर ने पढ़ाया था 2 अप्रैल 2009 कि अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करो। तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी। तो लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कब फॉर्म हुई थी बताइए? कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2 अप्रैल 2009। याद हो गया होगा, देखो अब डालो मत डालो, आपको याद हो गया। मेरा मोटिव ये है बस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेड्यूल नॉट एप्लीकेबल टू LLP। खत्म कहानी, टाटा बाय बाय। चलिए, इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबल क्या है? एप्लीकेबल क्या है फिर? कंपनीज एक्ट। तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? यस, मैंडेटरी। किसके पास होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी यहीं पर होता है। LLP हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सीधा क्वेश्चन बनता है साहब यहां से, चलो टिक लगाओ इसको। सीधा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी? ठीक है ना, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप? बताइए। LLP। Is there any requirement of the minimum capital? No, there is no requirement. Minimum number of members? Yes, at least 2, क्योंकि पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 होने चाहिए। और ऊपर कोई ऊपर की लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, सबसे बढ़िया है।
नो ऑडिट इज रिक्वायर्ड, ऑडिट भी रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। किन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? ऐसी जिनके 25 लाख का कंट्रीब्यूशन है और एनुअल टर्नओवर कितना है, 40 लाख है। क्लियर है कहानी? अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर रही है या इन दोनों कंडीशंस के अंदर काम कर रही है, तो उसके लिए जो ऑडिट है, अंकेक्षण, जो अंकेक्षण है वो आवश्यक नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, चलिए थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, उसको और कर लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। प्रोविजन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आपकी डीड नहीं है तो पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दिया जाएगा। आईओसी नॉट अलाउड, आईओडी नॉट अलाउड, सैलरी कमीशन नॉट अलाउड। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये तीनों एप्रोप्रिएशंस हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? समायोजन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? समायोजन। क्लियर है ना ये वाली बात? एक सेकंड, ठीक है ना? चलिए, या इसको विनियोग लिख लो, समायोजन की जगह इसको विनियोग लिखो, समायोजन एडजस्टमेंट में चला जाएगा। विनियोग, विनियोग, हाँ विनियोग सही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर नहीं है तो 6%, 6% 6 महीना, अगर डेट नहीं है तो। हालांकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम समझेंगे, इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। और मुझे पता है कि आपको जनरली न्यूमेरिकल नहीं कराए जाते हैं इन सब चीज़ों के। कौन व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता? अनसाउंड माइंड, है ना। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब बता देता हूं आपको क्या होता है, दिवालिया, हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कानून के द्वारा, जिसको कानून के द्वारा जो डिस्क्वालिफाइड हो। और माइनर, इन नॉर्मल केस, इमरजेंसी या अलग केसेस में उसको एडमिट किया जा सकता है, बट जनरली उसको एडमिट नहीं किया जाता, वो पार्टनर नहीं हो सकता। इसके बाद कल हम P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, बल्कि कल क्या आज ही पढ़ लेते हैं, चलिए कल पढ़ेंगे P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आपकी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आउट हुई हैं, होने को हैं, सॉरी। टीजीटी पीजीटी तो है ही, केवीएस भी आ गया है भाई। टीजीटी पीजीटी के तो फॉर्म भरे ही जा चुके हैं, केवीएस भी आ ही गया है ना। तो इनके कॉमर्स के जो क्लासेस हैं वो आपके रन हो रहे हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा था कि हमें तैयारी केवल एक को मान करके नहीं चलनी है, हमें तैयारी करनी है सबके लिए। अगर किसी का कोई एक स्पेसिफिक टारगेट, जैसे केवीएस है, एनवीएस है, DSSB है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई जनरली चाहता है कि साहब केवल जॉब चाहिए, अब चाहे वो टीजीटी कॉमर्स में, पीजीटी कॉमर्स में, केवीएस में, एनवीएस में, DSSB में, HTET में, या कोई भी अदर एग्जाम हो, हमें उन सब के लिए कॉमर्स को तैयार करना है। मेरा मेन मोटिव क्या है? नॉलेज स्केल करना। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी तो आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, आप उसको क्वालिफाई करके निकल जाओगे। और मज़ा तभी आता है जब एक से ज़्यादा जॉब ऑफर लेटर हमारे पास होते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपसे हमेशा कहा है, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिए। इनके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेरी है तो। और अगर आपने अभी तक इसको शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके।
तो साथ मिलकर के काम करना है एक पार्टनरशिप के तहत। किसके तहत? एक पार्टनरशिप के तहत काम करना है, ठीक है ना? किसके तहत? एक पार्टनरशिप के तहत, जहां पर हम और आप मिलकर के अपनी नॉलेज को ग्रो करेंगे और स्केल करेंगे उसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। ज्ञान का प्रसार करना है, इसको स्प्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कॉमर्स की क्लासेस पहुंचनी चाहिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि जो कंटेंट मैं आपको करा रहा हूं, या जिस डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको करा रहा हूं, या जिस डिटेल्ड में मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके लिए कितना यूजफुल है। ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो सारा कंटेंट है, ये जो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, देखिए मेरे से आप पीडीएफ और नोट्स तो मांगिए मत, ठीक है? क्योंकि मैं बंदा हूँ नोट्स बनाने वाला, प्रोवाइड कराने वाला तो नहीं हूँ। नोट्स आपके सामने हैं, पढ़ा रहा हूँ जिनसे, है ना? तो आप इनमें से बनाइए, कुछ अपने बनाइए, ताकि आपको नॉलेज और ग्रो कर सके, है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज को ग्रो करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और अब मुझे कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपके लिए ये वीडियो कितने रेलेवेंट हैं और कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए ये साबित हो रहे हैं, या कितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपसे मिल पा रही है। मुझे फीडबैक दीजिए। मेरे लिए जानना ज़रूरी है कि जो मैं नोट्स आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, जो आपके लिए मैं चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। आप ही हैं जो मुझे बता सकते हैं। तो कमेंट कीजिए, इंतज़ार है मुझे आपके कमेंट का। और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ADHIGAMAMANTRA अधिगम मंत्रा @gmail.com। आप अबाउट में जाइए, वहाँ पर वेरीफाई मेल आएगा और वहाँ पर आप आसानी से पूछ सकते हैं, उस पर टैप करके, तो वहाँ से आपको इजीली से मिल जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो फटाफट से आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, तो आप मुझे मेल कीजिए, या जो भी आपको सही लगता है आप कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जहां हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस, और फिर एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।